अभी तक पूरी नहीं की है। हाँ, वाहवाही जरूर बटोर ली है। अनुदेशकों ने हाईकोर्ट का रुख किया और वहां भी जीत मिली। हाईकोर्ट ने 3 जुलाई 2019 को अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय देने का आदेश दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने आदेश के उलट 15 जुलाई को इनका मानदेय 8,470 रुपए से घटाकर फिर से 7,000 रुपए कर दिया। हाईकोर्ट ने दोबारा 20 अगस्त को मानदेय 17,000 रुपए देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक ये प्रकरण कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। लिहाजा अनुदेशकों में रोष है, गुस्सा है और अब नए सिरे से फिर अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना काल में शिक्षकों की मौत और सरकार की उदासीनता से भी अनुदेशक खफा है। सवाल यह है कि आखिर अनुदेशकों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बढ़ा हुआ मानदेय देने में आनाकानी क्यों हो रही है? क्या इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनुदेशकों को इंसाफ कब मिलेगा? करेंगे तमाम पहलुओं की पड़ताल, लेकिन उससे पहले नजर डाली इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक लाचार, सिस्टम की मार, हाल बेहाल, कोरोना काल में बिगड़े हालात, बढ़ रहा है आक्रोश, कैसे मिले इंसाफ? आखिर अनुदेशकों के अच्छे दिन कब? ज्ञान की अलख जगाने वाले यूपी के अनुदेशक खुद गहरे अंधकार में घिरे हैं। समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। लिहाजा दर्द भी बढ़ रहा है और आक्रोश भी। अनुदेशकों ने अपने हक की लड़ाई के लिए खूब धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, ज्ञापन सौंपे, संसद में मुद्दा उठा, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। कम मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई की मार ने जिंदगी के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कई लोग अवसाद में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि पसीजती नहीं। ये हाल तो तब है जब यूपी बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर छपवाकर मानदेय बढ़ाने का श्रेय लूटा था। सोशल मीडिया पर अपनी खूब वाहवाही भी की थी, लेकिन हकीकत सबके सामने है। आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत दयनीय होती चली जा रही है। 7,000 मानदेय से शुरू हुआ था कि उसमें से भी रिकवरी की गई 1,470 रुपए की, और पुनः आज की तारीख में हम लोग का मानदेय 7,000 ही है। अब एक बार अनुदेशकों ने इंसाफ के लिए फिर से अभियान शुरू किया है। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 2013 से और अब तक हम लोग लगातार विभाग के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन तब भी 7,000 रुपया मानदेय मिल रहा था और आज के दिन भी 7,000 रुपया मानदेय मिल रहा है। दरअसल अनुदेशकों की नियुक्ति शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हुई थी। जुलाई 2013 में ये नियुक्तियां की गई थी। शुरू में 7,000 रुपए मानदेय तय किया गया था। 2016-17 में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया, मानदेय 15,000 करने का प्रस्ताव भेजा। मानदेय में महज 1,470 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई। मानदेय 7,000 से बढ़कर 8,470 रुपए किया गया। 2017-18 में फिर 17,000 का प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव पास हुआ, प्रदेश सरकार ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन सरकार ने केंद्र का आदेश पूरी तरह नहीं माना। मानदेय 17,000 से घटाकर 9800 रुपए कर दिया गया, लेकिन इसका भी भुगतान नहीं किया गया। इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने सरकार का फैसला रद्द कर दिया। 17,000 रुपए मानदेय देने का आदेश भी दिया। अभी मामला हाई कोर्ट में, अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। अनुदेशकों का कहना है कि भारत सरकार के मानकों के मुताबिक दिहाड़ी मजदूर भी न्यूनतम 18,000 रुपए पाता है, जबकि शिक्षकों को महज 7,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट भी स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि एक बार जो भी सरकार मानदेय फिक्स कर दे, उसे घटाया नहीं जा सकता। अनुदेशकों का आरोप है कि मौजूदा सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है, क्योंकि उनकी नियुक्ति एसपी सरकार में हुई थी। बहरहाल अनुदेशकों की मांग है कि मार्च 2017 से बकाया मानदेय 17,000 रुपए का भुगतान किया जाए। 30,000 अनुदेशकों को नियमित किया जाए। कोरोना काल में जान गंवाने वाले अनुदेशकों को मदद मिले। सवाल यह है कि अनुदेशकों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्या महज इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनुदेशकों को इंसाफ
कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, अनुदेशक एक लंबे समय से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए, धनराशि को बढ़ाया जाए। महंगाई बढ़ रही है, हर तरीके की जरूरतें बढ़ रही हैं और मानदेय अभी भी 7,000 रुपए। और ऐसे में कैसे गुजारा होगा? धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, हाथों पे काली पट्टी बांध तक कर जो मंत्री हैं, जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन चारों तरफ नीलबट्टे सन्नाटा, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पेंच कहां फंस रहा है, क्यों बात नहीं बन पा रही है, खासतौर पर तब जब हाईकोर्ट की तरफ से भी बाकायदा कह दिया गया है कि इनकी सुनवाई की जाए। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी यूपी प्रवक्ता हैं, और उसके साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, मेंबर विधानसभा परिषद यूपी, सपा नेता। उसके साथ ही दुर्गा तिवारी भी हैं, अधिवक्ता वादी पक्ष की, और उसके साथ ही राकेश पटेल, अनुदेशक प्रदेश अध्यक्ष यूपी। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अश्विनी शाही जी, जो कि सत्ता में आप हैं, तो सबसे पहला सवाल आप ही से ही, आखिर अनुदेशकों के अच्छे दिन कब आएंगे? कितना इंतजार करना पड़ेगा उनको अच्छे दिनों के लिए? देखिए प्रियंका, जो है हमारे प्रदेश के निवासी हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनकी लड़ाई का अंत तो होना ही है। लेकिन अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, चूंकि अगर कोर्ट में कोई मामला है तो सरकार उसमें कितना दखल दे सकती है, ये सरकार की भी लाचारी होती है। तो ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसमें है, हाई कोर्ट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई भी है। तो बहुत ही तकनीकी पेच होती है उस चीजों को देखते हुए। मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश होता है, सरकार मानने के लिए बाध्य होगी उसको, और सरकार मानेगी। सरकार की भी इच्छा है कि हमारे प्रदेश के लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका वो अधिकार मिले, उनको पैसे मिलने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कम से कम से ज्यादा जब नौकरियों को बांटने का काम किया है, तो उसमें एक जो है ये इन लोगों का भी अगर हो जाता है तो ये लोग खुश रहेंगे, प्रदेश के निवासी हैं हमारे। जी राकेश पटेल जी, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, बड़े आंदोलन की चेतावनी अभी से क्यों? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्द को उठाने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद हम देना चाहेंगे जी। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय का बात सुन रहा था, उन्होंने जैसा बताया कि न्यायालय में मामला है, तो न्यायालय में मामला गया तो इनके अफसरशाहों की वजह से ही 17,000 का मानदेय राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जब पीएबी में जाता है, तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक द्वारा पास करके ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को ले जाया जाता है, और इनके अधिकारियों द्वारा ही प्रस्ताव ले जाया गया। और फिर जब पास हो गया, और पास होने के बाद जब बजट मिल गया, तो फिर देने में क्या हर्ज था? आप बताइए, 7,000 रुपए में हम न्यायालय कैसे लड़ते हैं, वो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और न्यायालय से सिंगल बेंच से आदेश आने के बाद डबल बेंच आपको लाने की क्या आवश्यकता थी? आप उस समय न्यायालय के आदेश का क्यों नहीं पालन किए? क्यों नहीं न्यायालय की बात को माना? आप कौन से न्यायालय की बात कर रहे हैं? हम डबल बेंच में आप गए हैं, सरकार लड़ रही है, डबल बेंच हम जीतेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट भागेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भागेंगे, कहाँ जाएंगे? और कब तक हम आपका पीछा करते रहेंगे? आप बताइए, हम भी तो आपके ही राज्य के ही हम लोग संतान है, वही राज्य के ही बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। पिछले 2013 से 9 साल होने जा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और इस तरह का हो रहा है कि हम विद्यालय कर्तव्यों का निर्वहन तो कर दे रहे हैं, लेकिन पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 400 ऐसे अनुदेशक साथी हैं जो आर्थिक तंगी के नाते मानसिक अवसाद में आके अपने जान को गंवा चुके हैं, काल के गाल में समा चुके हैं। इसी कोरोना काल में हमारे 25 ऐसे साथी हैं कि जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते दिवंगत हो गए। हमारे लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर अनुदेशक साथी दिवंगत होता है तो उसके परिवार को नौकरी मिलेगी, कोई आर्थिक मदद मिल रही है। आप जाके परिवारों में देखिए, कई ऐसे परिवार हैं। एक परिवार में बता दूं, मेरे जनपद की घटना है, चंद्रमौली शुक्ला है, उनकी वाइफ वर्तमान समय में गुजर चुके हैं, उनकी 2 साल की बेटी है और इस समय वर्तमान में वो प्रेगनेंट है। आप बताइए, उनके आगे पीछे कोई नहीं रहा। क्या ये जिम्मेदारी, क्या हम केवल काम करने के लिए ही हैं? हम अपने कर्तव्यों से कभी नहीं पीछे हटते हैं। विद्यालय दायित्व दिया गया तो विद्यालय दायित्व का निर्वहन किया, उसके बाद से जब भी बीएलओ बनाया गया, जनगणना कराया गया, किसी भी बीआरसी में अटैच किया गया, किसी भी ऑफिस में अटैच किया गया, बिना किसी प्रतिरोध के हमने उस कार्यों का संपादन किया। लेकिन आज के दिन भी हम उपेक्षित हैं और इस स्तर पे हैं कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि अपने जीवन के हमने महत्वपूर्ण 8 साल गवा चुके हैं कि हम कहाँ जाएं, ठीक है, हम किससे न्याय मांगे। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी,
कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि नियुक्तियां जो हुई हैं वो सपा सरकार के दौरान हुई थी और अब चूंकि बीजेपी का शासन है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खामियाजा यहाँ पर जो अनुदेशक है वो भुगत रहे हों? तो ये है कि जो सरकार होती है वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की होती है, किसी विशेष पार्टी की नहीं होती है और उसकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। उसी का पालन करते हुए हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे जो अनुदेशक हैं पूरे प्रदेश के, उनकी भावनाओं को समझते हुए, और इसमें एक बहुत जरूरी बात ये समझने की है कि जो शिक्षक है पूरे देश में, शिक्षक ही ऐसा कर्मचारी है जिसे राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिला हुआ है, बाकी किसी को नहीं मिला हो, चाहे आईएएस क्यों ना हो। तो इनको एक विशेष कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद भी ये लोग अगर अपनी मांगों को लेकर इतना लंबा संघर्ष करें, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं वो बता रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जैसा फैसला आएगा हम ऐसा करेंगे। अब आप मुझे बताइए कोर्ट में गया कौन है? अगर ये खत्म नहीं करते तो जैसे कोर्ट नहीं जाते, जब वो कोर्ट चले गए, अगर सिंगल बेंच से हारेंगे फिर डबल बेंच में चले जाएंगे, जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता भी रहे थे, राकेश पटेल जी कह रहे हैं कि ये डबल बेंच में चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अब जो व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माता है, अगर वो अपनी जरूरी चीजों के लिए लड़ रहा है, उसे खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, घर में रोटी नहीं बन पा रही है, इसकी वजह से अब वो अपने खाने का इंतजाम करें या फिर केस लड़ने का इंतजाम करें या फिर राष्ट्र निर्माण करें। जो सरकार ठोक के दावा कर रही है, ठोकने का दावा करती है, नौकरी भी ठोक के देने की बात करती है, उसमें 32,000 अनुदेशक हैं, इनके पैसे काट इनको क्या मिल गया? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इनकी भावना है, इनकी भावना ये है कि किसी के साथ न्याय ना हो। कस्तूरबा गांधी एक विद्यालय चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में, वहां भी इन्होंने यही काम कर दिया है, वहां भी पैसे घटा दिए इनके। तो ये कहाँ काम कर रहे हैं? कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं कि शिक्षकों के लिए कर रहे हैं कि आपके नौजवानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मुझे बताइए। अगली बात एक जो जरूरी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 3 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो वित्तहीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं। मैं चूंकि शिक्षक हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन मतलब 99% टीचरों को सैलरी नहीं मिली है। और इस बात को जो शिक्षक संगठन है लगातार मुख्यमंत्री को बताते रहे हैं, शिक्षा मंत्री को बताते रहे हैं, लेकिन सरकार 1 रुपए का काम नहीं कर सकी। वहीं जो आप एक और जरूरी बात बता दूं कि अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 55 लाख जो विद्यार्थी हैं हाई स्कूल और इंटर मिला के वो बोर्ड परीक्षा में बैठे थे। 26 लाख एक थे और 23 लाख के करीब एक थे। और उसमें जो हाई स्कूल की बोर्ड फीस है वो 501 रुपए पर स्टूडेंट ली जाती है और इंटरमीडिएट की 601 रुपए ली जाती है। तो इससे तकरीबन 306 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा किया था, बोर्ड इकट्ठा किया था। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो नहीं रहे हैं, जब बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, इन्विजिलेशन ड्यूटी नहीं हो रही है, कॉपी चेक नहीं हो रही है, काम कितना हो रहा है? मार्कशीट छपने का काम हो रहा है। अगर उसी 306 करोड़ रुपए को ही सरकार, जो हमारे वित्तहीन के शिक्षक है, 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए, जितना भी संभव हो सकता है, आप इस बात को समझिए कि अगर किसी घर में रोटी नहीं बन पा रही है, 5,000 रुपए मिल जाएगा तो हो सकता है 2-3 महीने का काम उसका हो जाए। लेकिन मतलब इनके पैसे को ही वापस नहीं देने का विचार है इनका। तो ये करना क्या चाहते हैं मुझे यही नहीं पता चलता है। आप किसके लिए करना चाहते हैं मुझे यही नहीं पता चलता है। और ये बहुत सफाई से बोल देते हैं कोर्ट जो करेगी वो करेंगे हम। आपने देखा पंचायत चुनाव में कोर्ट की बात इन्होंने बहुत जल्दी मान ली थी, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आएगा तो डबल बेंच में पक्का जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे, क्योंकि ये द्वेष की राजनीति करते हैं, ये बांटने की राजनीति करते हैं। ठीक है दुर्गा तिवारी जी, कहाँ पर पेच फंसा हुआ है? क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है अनुदेशकों को? आखिर कहाँ पर कानूनी दांवपेच है? ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने तो 3 जुलाई 2018 को ही इसके आदेश पारित कर दिया था कि इन अनुदेशकों को 17,000 रुपए का जो प्रपोजल था उसको मान लिया और कोर्ट ने अलाउ कर दिया जो है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की देना नहीं चाहती थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में स्पेशल अपील फाइल कर दिया। उस स्पेशल अपील में अभी तक कोई डिसीजन नहीं आ पाया है, जबकि इस मामले में कुछ एक जो मैटर्स थे उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें कि कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था और कहा था कि आप जो है ऑर्डर का कंप्लायंस करिए। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा देने की नहीं थी तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस न करके सरकार जो है वो केस लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है वो उस ऑर्डर को स्टे करा लिया और उन्होंने ऑर्डर का कंप्लायंस आज नहीं किया। हमारे जो ये 2017-18 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 17,000 पास किया था और अब हम 2000 जो है जो सेशन चल रहा है तो 2020-21 का भी सेशन अब समाप्त होने वाला है।
लेकिन फिर भी सरकार ने आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना ही किसी भी अनुदेशक को जिनकी फेवर में ऑर्डर हुआ था उनको भी कुछ उन्होंने नहीं दिया जो है। अश्विनी शाही जी, सारी बात आपने सुन ली है। कटघरे में पूरी तरीके से आप इस वक्त खड़े हो चुके हैं। सवाल हर तरफ से है। सवाल ये उठ रहा है, अगर मंशा इतनी अच्छी है सरकार की कि अनुदेशकों के अच्छे दिन लाए जाए, अनुदेशकों का भला किया जाए, उनके घर में चूल्हा जलता रहे, बच्चे उनके पढ़ाई के लिए जाते रहें, घर में खुशहाली रहे, क्योंकि आप ही ने कहा कि वो हमारे ही लोग हैं, तो फिर कहाँ परेशानी हो रही है? आखिर कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब आपके लोग हैं तो आपस में बैठ के बात का सोल्यूशन निकाल लेते। प्रियंका जी, सही कहा आपने। और अभी हमारे सपा के जो माननीय नेताजी हैं, उन्होंने भी बहुत समझाया। मैं कायदे से सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ चीजें जो सुना है मैंने वो उसका भी जवाब मैं देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए, सरकार की मंशा कहीं किसी भी की भी सरकार हो, उन्होंने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, वो किसी दल की सरकार नहीं होती है, वो प्रदेश के लोगों की सरकार होती है, उसी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और उसी के लिए काम किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी काम रुकता है तो वो क्यों रुकता है, उसका भी एक कारण होता है। कहीं कानूनी प्रक्रिया होती है, कहीं कुछ और होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि सपा के एमएलसी हैं अभी हमारे धर्मेंद्र जी, इनकी सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी उसमें लगभग सब पे सीबीआई जांच की वो चल रही है। अनिल यादव जी ने जो कांड किया वो सबको पता है, मैं उसमें कुछ जानना नहीं चाहूंगा। आजम खां जी के द्वारा जो भर्तियां की गई थी जल निगम में, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। तो ये सब चीजें देखिए, इसमें होता क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ, वो प्रक्रिया है, सीबीआई करे या कोर्ट करे, मैं नहीं कहता हूँ। इसमें जो एक प्रदेश का नागरिक है वो पिस जाता है, क्योंकि अब सरकारें जो काम अगर सही तरीके से नहीं करती हैं, आज वही उसी का खामियाजा जो है उनके बाकी लोगों के चीजें मतलब वो जनता भुगत रही है, जो लोग हैं जो नौकरी पाए हैं। अब रही अनुदेशकों की बात, अनुदेशकों में कोई ऐसी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला गया है, 17,000 करने का भी प्रदेश सरकार ने ही भेजा था, लेकिन न्याय विभाग ने उस पर कुछ खामियां उसको दिखी कोर्ट के बाद, उस पर उसको अड़ंगा लगाया गया था, उसमें रोका गया था। तो विभाग जो काम करता है वो हर चीज की समीक्षा करता है प्रियंका जी। समीक्षा करने के बाद सरकार को बताना उसका काम है कि हम न्यायिक रूप से कौन सी सलाह लेते। सरकार भी तो उन्हीं विभागों की सलाह पे चलती है। तो न्याय विभाग ने जब उसको बताया कि नहीं अभी जो है ये इतना हम नहीं दिया जा सकता है, तो फिर 7,000 किया गया था। आने वाले दिनों में और जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका फैसला सुनाती है, तो सरकार मानेगी, अंततः मानना ही पड़ेगा। मैं दीपक जी आपको कह रहा हूँ, आज जो भी हिंदुस्तान में फैसले हो रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, चाहे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उसको सरकारें मानने को बाध्य हैं। लेकिन हाँ, अपने संविधान में ऐसी चीजें हैं कि आप हो, हम हो, सरकार हो, अब उससे ऊंचे ऊपर के न्यायालय में जाती हैं। ठीक है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा तो कुछ नहीं है, वहीं पर मुकदमा चल रहा है। ठीक है, ठीक है। राकेश पटेल जी, आपकी भी बात सुनी जाएगी। आप बार बार यहाँ पर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगी आप लोगों के पास फिर से। इस मुद्दे को लेकर चर्चा अभी काफी लंबी चलेगी, लेकिन कर रहे थे सबसे पहले आप हमारी बात कीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूं। जी, अभी जैसा कि बताया कि अंदर की जांच का विषय बताया कि अंदर को तमाम से भर्तियों की जांच की बात हुई थी। तो मैं बता दूं कि ये भर्ती जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम से है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब राज्य ने वो काटा है तो उसके तहत ही ये पद सृजित हुए थे 40,307 पूरे प्रदेश में। और जिस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया होती है सहायक अध्यापकों की, उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हमारी नियुक्ति हुई है। और उसके बाद भी हमारे सारे जो भी अभिलेख थे उनका सत्यापन भी हो चुका है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी के अनुकंपा से आया हो या कोई किसी अन्य तरीके से माध्यम से विभाग में प्रवेश किया हो। सब लोग लीगल तरीके से हैं, सब लोग जो है वैधानिक तरीके से आए हुए हैं। आप जांच करा चुके हैं। मैं चाहूंगा अगर आपको आवश्यकता हो तो फिर पुनः जांच करा लें। लेकिन एक निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि जीवन के 9 साल बहुमूल्य समय हम लोग दे चुके हैं, इसे नियमित करने का काम करें हमको। जो अभी आपने कहा कि न्याय विभाग ने ये कहा कि हम इसको इतना नहीं दे सकते, तो मैं आपको स्पष्ट करते चलूं कि राज्य कार्यकारी की जो बैठक होती है, जब प्रपोजल मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ले जाया जाता है,
और राज्य कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ही होती है और उस समय वित्त से लेके न्याय से लेके और विभाग के भी सचिव उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वहां से पास करके ही जब यहाँ से सहमति बन जाती है तो वो प्रस्ताव वो केंद्र सरकार को ले जाया जाता है। पहले प्रस्ताव बना, उसके बाद से सहमति मिली, फिर केंद्र सरकार को ले जाया गया, केंद्र सरकार ने भी उस पर सैद्धांतिक सहमति दी, उसका बजट दिया और उसके मिनट आए। लेकिन मैं बताते चलूं, अब कहने में हर्ज नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इतना जान चुका है, यहाँ के अफसरशाहों द्वारा केवल विवाद को पैदा करने के लिए इस चीज को ले जाकर रोका गया, इसको ले जाकर पुनः 41वीं बैठक करके उस प्रस्ताव को बदला गया, अन्यथा उसकी कहीं आवश्यकता नहीं थी। तो इसके पूर्व में ही जब 16-17 में मानदेय 15,000 का प्रस्ताव केंद्र सरकार को गया था और उस समय सर्व शिक्षा अभियान के बजट में भारी कटौती हुई थी। ठीक है, अब बार बार राकेश जी यहाँ पर अफसर शाही को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं, क्यों तकलीफ है उन्हें आपसे, क्यों तकलीफ है उनके आपके मानदेय बढ़ने को लेकर, जिस तरह से आप अफसर शाही को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तो तकलीफ होता है, बेहतर तरीके से जानता है और हम लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं और झेल रहे हैं। वो हम लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हम लोग कितने तकलीफ में हैं। आप बताइए कि जब हम लोग की निश्चित छठा वेतनमान चल रहा था उसका न्यूनतम 7,000 रुपए था। आज 7वां वेतनमान लागू है जहाँ केंद्र सरकार 23,000 न्यूनतम मजदूरी मानता है कि मजदूर को भी जीवित रहने की आवश्यकता है। राज्य सरकार 18,000 रुपए मानता है कि मजदूरों को भी अगर जीवित रहने की आवश्यकता है तो 18,000 को मंजूर होना चाहिए। और हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, पूर्णकालिक शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ठीक है, धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी। प्रियंका जी, मैं एक तो राकेश पटेल जी को एक बार बार जो अफसरशाही की बात कह रहे थे, आप भी सवाल उठा रही थी, ये मैं पहले इनको पूरी तरह से करेक्ट कर दूं कि ये सरकार का दबाव है। सरकार जो काम खुद नहीं करना चाह रही उसको अफसरशाही के माध्यम से करवा रही है, तो ये सरकार ही करवा रही है। भाई साहब नहीं बोल पा रहे हैं, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी 3-4 आरोप लगा दिए। आरोप लगना बहुत आसान होता है। मैं आपको बता दूं अभी कि बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नौकरी पा ली, ठीक है, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। लेकिन जब उसके बाद लोगों ने आवाज उठाई तब ये पता चला विभाग को तो गलत हो गया भाई, इनका EWS का प्रमाण पत्र कैसे बन गया। तो ये हमें एक बात बता रहे हैं कि हमारे सरकार में घोटाला होता था, इनके अपने घोटाले ये हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी बादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें 13 प्रोफेसरों की भर्ती निकली। प्रोफेसर मतलब आप समझ रही हो ना, 67,000 रुपया उसका बेसिक होता है और टोटल सैलरी 1,30,000 के आसपास होती है। 13 प्रोफेसर की भर्ती निकली जिसमें 11 प्रोफेसर एक ही जाति के रखे गए और इन्होंने क्या कर दिया कि आरक्षण को पूरी तरह से खत्म बता दिया। इसके अलावा सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, उसमें आरक्षण को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये जितनी संवैधानिक चीजें हैं, किसी संवैधानिक चीज पे चलने की इनकी आदत ही नहीं है, क्योंकि संविधान से चलते ही नहीं है, इनकी संविधान में आस्था ही नहीं है। इसलिए कभी रिजर्वेशन में ये कुठाराघात करते हैं, कभी अनुदोषकों के साथ करते हैं, कभी आपके जो ये विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनके साथ ही करते हैं। तो इनको अगर करना है तो ये साफ साफ बता दें कि हम प्रदेश की जनता के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। मुझे जितना जानकारी है राजनीति की और शिक्षा की, जो आदमी शिक्षा में सियासत करे, जो सरकार शिक्षा में सियासत करे, जो सरकार मौतों पे सियासत करे, उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई हो नहीं सकता। और उसके टाइम में आप किसी भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। जिनकी सरकार में लाशों ने न्याय नहीं पाया, जिनकी सरकार में लाशों के साथ न्याय नहीं हुआ, हिंदू धर्म के लोग जलाने के बजाय, अंतिम संस्कार के बजाय दफना दिए गए, ये भाई साहब को नहीं मिलेगा। एक अंतिम मैं आश्वासन दे देता हूँ मैडम, ये सरकार चाहे कुछ करे चाहे ना करे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के अनुदेशकों को यह आश्वासन देता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आती है तो इनको 17,000 सिर्फ मानदेय नहीं मिलेगा, इनका पूरी तरह से विनियमितीकरण किया जाएगा। और शिक्षा में माननीय नेताजी के नेतृत्व में जिनका विनियमितीकरण हुआ है, वो चाहे विषय विशेषज्ञ हो और चाहे PTI के टीचर हो, आप उत्तर प्रदेश में देख लेना, लाखों घरों को उन्होंने आबाद किया था शिक्षा के, क्योंकि वो शिक्षा को जानते थे, शिक्षा के महत्व को जानते थे और शिक्षा देश के लिए कितनी जरूरी है उसको जानते थे। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है उसको जानते थे। तो जैसे उन्होंने काम किया है उसी तरह से हम लोग अनुदेशकों का विनियमितीकरण भी करेंगे। ये सरकार कितना भी पेच फंसा ले, चाहे जितने भी कोर्ट में चली जाए, लेकिन हमारी सरकार आते ही हम सबको विनियमितीकरण करवा देंगे। ठीक है, वो तो भी दूर की बात है। खैर, दुर्गा तिवारी जी, ये न्यायिक विभाग का क्या इस वक्त पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर बार बार अश्विनी शाही कह भी रहे हैं कि न्यायिक विभाग अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि फिर से एक बार समीक्षा होनी चाहिए, फिर से एक बार पूरी चीजों की जांच परख होनी चाहिए। प्रियंका जी, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ऐसा है कि जब ये प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के सामने खुद स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजती है,
और स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में प्रपोजल भेज दिया। वो प्रपोजल जब पास होता है तो हमारे वित्त सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारा जो शिक्षा का विभाग होता है वो उस मीटिंग में मौजूद होता है और सबकी अनुमति के बाद ही प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है वो अप्रूवल करती है। और उस अप्रूवल बोर्ड ने 17,000 रुपए जो है अनुदेशकों के मानदेय का निर्धारण कर दिया 2017 में, जो कि एक जो हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसमें एक प्रोविजन है सेक्शन 7(3) जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो फिक्सेशन कर सकता है और उसने और वो बजट का प्रावधान करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उसमें जो है इसका प्रावधान किया और उस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया कि आप इसका पेमेंट करिए। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसका रिव्यू कर दिया, जबकि पावर ऑफ रिव्यू नहीं था उनके अंदर, फिर भी उन्होंने रिव्यू कर दिया, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चार्डी मिनिस्ट्री ने अगर 17,000 रुपए फिक्स कर दिया है तो आप उसका पेमेंट करिए, जिसको उन्होंने नहीं किया और वो स्पेशल अपील में चले गए। ये साफ साफ दर्शाता है प्रियंका जी की सरकार की कभी भी मंशा अच्छी नहीं थी। सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम 17,000 रुपए इन अनुदेशकों को दें। आप सोच लीजिए कि 7,000 रुपए में अनुदेशक अपना घर कैसे चलाते हैं और वो इतनी मुकदमेबाजी कैसे कर पाते हैं। उनके लिए भी दिक्कत है कि वो मुकदमा भी उनको लड़ना पड़ता है। केस नहीं लड़ेंगे तो उनको पता है कि जब तक वो न्याय, क्योंकि उनको न्यायपालिका पे ही भरोसा है, जो भी कुछ मिलेगा न्यायपालिका से ही मिलने वाला है और अभी तक जितना भी हुआ है वो न्यायपालिका से ही हुआ है। लेकिन सरकार की चूंकि मंशा नहीं है उसको कंप्लायंस करने में और आज तक कोई एफर्ट नहीं किया सरकार ने कि हम उसका कंप्लायंस करें जो है। ठीक है अश्विनी शाही जी, ठीक है अश्विनी शाही जी, एक बात बताइए, जब यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि देखिए जो यहाँ पे 17,000 को लेकर डिसाइड किया गया है, निर्धारित किया गया है, वो पेमेंट आप कर दीजिए। आप खुद ही जान रहे हैं इस वक्त पेट्रोल महंगा हो चुका है, खाने की सामग्री इस वक्त महंगी हो चुकी है, आना जाना महंगा हो चुका है। 7,000 रुपए में किसी घर में अगर एक अनुदेशक है तो जरा सोचिए कि कैसे वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपना खर्च चलाएगा। सोचिए जरा, संवेदनशीलता के साथ सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट में आप पूरा केस लेकर गए हैं। आप सही कह रही हैं प्रियंका जी, और चाहे सरकार में कोई हो, आज हमारे धर्मेंद्र जी ने कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम सब कुछ करेंगे, तो इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो फ्री वैक्सीन लगेगी, लेकिन ये सरकार फ्री वैक्सीन लगवा रही है। तो सरकारें कुछ भी, कोई भी हो, किसी की भी हो, मैं भी कह रहा हूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की, किसी की भी सरकार हो, उसके सामने मैंने पहले भी कहा और दुर्गा जी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि देखिए ये नीचे से हाईकोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद वहां पर एचआरडी मिनिस्ट्री ने मान भी लिया, एचआरडी मिनिस्ट्री की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा, आपने कहा सरकार की मंशा नहीं सही है, लेकिन न्याय विभाग ने अगर कुछ उसमें खामी पाया तभी वो उस चीज में अड़ंगा लगाया गया कि नहीं इसमें तो जो है खामी को दूर करने में कितना समय लगेगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी, मैं आ रहा हूँ उसी पर। देखिए न्याय विभाग ने इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाया है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आर्डर है उसका कंप्लायंस गवर्नमेंट को करना है जो है, लेकिन गवर्नमेंट ने कंप्लायंस नहीं किया, उसने फाइल कर दिया। अगर मंशा अच्छी होती तो आप उसको कंप्लायंस कर देते। आपको लगता कि नहीं 7,000 रुपए में इनका जीवन कैसे चल रहा है, अगर आप इस चीज को सोचते तो आप उसका कंप्लायंस करते, जबकि आपने स्पेशल अपील फाइल कर दी। दुर्गा जी मैं आपकी बात से यहाँ पे मेरा कहना है कि जी दुर्गा जी 7,000 रुपए वाली बात से मैं सहमत हूँ, अभी प्रियंका जी ने भी कहा, और 7,000 रुपए वाकई नहीं होते हैं कुछ, वो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन सरकारों की कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरी रहती है, चाहे जो सरकार में हो। मैं उसकी बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने कहा था ना विश्वविद्यालय का एक उन्होंने 11 एक जाति का हुआ। अश्विनी शाही जी, जब चुनाव होते हैं, नहीं सुनिए ना एक मिनट, आपने कहा हर सरकार की मजबूरी होती है। एक बात बताइए, 2017 में जब विधानसभा चुनाव थे और बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही थी, अनुदेशकों को लेकर भी बड़ी संवेदनशीलता उस दौरान दिखाई दे रही थी, उस दौरान कई बड़ी बड़ी बातें भी कही जा रही थी। उस दौरान क्या ये मजबूरी नहीं सामने आ रही थी कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि देखिए सरकार बनेगी तो कुछ मजबूरियां भी निकल कर सामने आएंगे? उस दौरान क्या आपके दांव नहीं नजर आ रहे थे? ना प्रियंका जी, देखिए जब चुनाव का समय होता है तो चुनाव के समय में चीजें आदमी
जब उस दौरान जादू की छड़ी होती है क्या? ये मजबूरी है। उस दौरान जादू की छड़ी होती है नेताओं के हाथ में कि सत्ता में आने के बाद वो जादू की छड़ी गायब हो जाती है? तो मैं बोलूं प्रियंका जी, मौका दे तो मैं बोलूं। बोलिए जी, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। किसी की भी सरकार आती है, सभी बहुत घोषणाएं करते हैं, सब लोग अपने संकल्प पत्र घोषणा पत्र को उठा के देते तो उसमें बहुत सी अनियमितता ही रह जाती है, उसमें नहीं पूरा कर पाता। बहुत बड़ा प्रदेश है अपना, लेकिन उस समय जिसकी भी अगर कोई भी हमारा अनुदेशक हो या कोई हमारा और कर्मचारी हो, वो अगर लड़ रहा है तो सरकार में जो जाता है चुनाव में, वो उसको उस समय कष्ट देखता है और वो कहता है कि हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरी चीज कह रहा था, आपने हमको थोड़ा सा वो कर दिया। अभी मैं धर्मेंद्र भाई का आपने जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ना 11 लोगों का, एक जाति के लोगों का हुआ और वहां पर आरक्षण को धता बता दिया गया। मैं एक उदाहरण के साथ उसको पेश करना चाहता था प्रियंका जी। तो धर्मेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेखपाल की एक भर्ती थी आपके यहाँ, आपकी सरकार में 1300 कुछ पोस्ट था, उसको क्यों निरस्त किया गया? क्योंकि आपने ओबीसी और एसटी को उसमें नहीं रखा था, आरक्षण उसमें नहीं था, ठीक है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र से। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र से लेंगे आपके सवाल का जवाब। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे, एक ब्रेक भी चल रही है। जैसे कि अभी यहाँ पर अश्विनी शाही जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर सपा की तरफ से भी आरक्षण को लेकर मुद्दे की बात कही गई थी, लेकिन वहां पर अगर आरक्षण का देखा जाए तो पूरी तरीके से माकूल तरीके से वहां पीपी नहीं उठाया गया, सपा सरकार में भी। धर्मेंद्र जी, जवाब है आपके पास। मैडम, झूठ बोलना इनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जस्टिफाई तो करना नहीं है लीगल तरीके से। अभी इनकी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनको तलब किया है, ठीक है, और उसमें 5,844 ओबीसी के जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया है। अगर आप कहें तो मैं ये मोबाइल में दिखा दूं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कितने लोगों का नुकसान हुआ है। और ये कहते हैं कि आरक्षण की बात करते हैं, ये कहीं आरक्षण का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ इनकी सरकार में, आप गिन के देख लीजिएगा कि एक भी एससी कैटेगरी का वाइस चांसलर नहीं बना है। अगर बना हो तो भाई साहब से बता दीजिए कि एक नाम बता दें, अभी चैनल पे बता देंगे तो पता चल जाए किसी एक का हुआ है, ओबीसी का किसी का नहीं हुआ है। तो ये खाली वादा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ये रही बात अगली आपकी जो ये कोर्ट की बात करते हैं, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव के दौरान जो कोरोना से ज्यादा ग्रसित हुए थे राष्ट्र निर्माता, उसमें 1621 मौतों का आंकड़ा शिक्षक संगठन ने सरकार को दे दिया था। उसके बावजूद वो कह रहे थे 3 मौतें हुई हैं। तो आप इनके डेटा को समझिए, इनके मैनिपुलेशन को समझिए, इनके लोगों को समझिए कि आखिर लोगों में बताना क्या चाहते हैं। इनके अपने शिक्षा मंत्री अपने भाई को ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर में नौकरी दिला देते हैं, फिर इनके यहाँ सब कुछ बढ़िया हो जाता है। लेकिन वही शिक्षा मंत्री 1621 मौतों को 3 बताते हैं। आप समझिए, मतलब इसमें भी कोई राजनीति कर सकता है क्या? इसमें तो रोना आ जाए आदमी को कि मतलब प्रदेश इतने बड़े त्रासदी से गुजर रहा है, देश इतने बड़े त्रासदी से गुजर रहा है और हर आदमी संघर्ष कर रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जिसकी मौत हो गई, ये सोच रहे हैं कि हमें मुआवजा कम देना पड़े, तो उसकी मौत कम बता दो, इन पे नए कानून बन जाएंगे। आप मुझे बताइए मैम, लोकतंत्र में जो ये बता रहे हैं जुडिशरी है, उसका अपना रोल है, लेकिन अगर मेरी सरकार ने कुछ किया था तो सरकार ही तो थी, तभी तो किया था। ये जो कह रहे हैं सरकार की मजबूरियां होती हैं, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं थी, हमने कर दिया था। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उनको बेघर कर दिया? लेंगे जवाब अश्विनी जी से सवाल का भी। विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अनुदेशक है प्रदेश अध्यक्ष यूपी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विक्रम सिंह जी, 9 साल से लगभग ये लड़ाई चल रही है, कोर्ट के दाव पेचों में भी उलझे हुए हैं और अभी तक देखा जाए तो झोली खाली ही है। तो ऐसे में अगर अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, कोई समाधान नहीं निकलता है, तो फिर क्या अगला स्टैंड होने वाला है? सबसे पहले मैं ये न्यूज और प्रियंका जी आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने 30,000 अनुदेशकों की पीड़ा को उठाने का कार्य किया है जी। हम बताना चाहेंगे, मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूं और 52 बार मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूं और हर बार देखते हैं, करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, करते करते लगभग 4 वर्ष बीत गए। अभी बात हो रही थी कि न्याय विभाग उसको नहीं मान रहा है। मैडम, मैं आपको बताऊं, 9 मार्च 2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर जी की अध्यक्षता में इसी की बैठक होती है। इसी की बैठक में वित्त विभाग भी रहता है, बेसिक शिक्षा विभाग भी शामिल होता है, न्याय विभाग भी शामिल होता है और उसी बैठक में श्री राहुल भटनागर जी की अध्यक्षता में 17,000 का प्रस्ताव पास होता है और वो प्रस्ताव भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पीओडी बोर्ड की बैठक में जाता है और वहां पर 27 मार्च 2017 को हमारा 17,000 का प्रस्ताव पास हो जाता है। उसके बाद
15 मई 2017 को इसके मिनट्स भी जारी हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाकर आता है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और इनके 8,470 रुपए का जो प्रस्ताव भारत सरकार को 17,000 के रुपया के भेजा गया था उसको भारत सरकार ने पास कर दिया है और अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये समाचार प्रसारित होता है। उसके बाद दिसंबर 2017 में जो पीएडी बोर्ड की बैठक में जो 17,000 पास होता है उसको घटाकर ये लोग 9800 रुपया कर देते हैं। इसी की बैठक में 17,000 पास होता है, वो केंद्र सरकार के पास जाता है, वहां से 17,000 पास होके आता है। और मैं आपको बताऊं जब 15 मई 2017 को मिनट्स जारी होते हैं उसी में उत्तर केंद्र की सरकार अपने हिस्से की 10,200 राशि जो उसके हिस्से की आती है उसका 60% उसका भुगतान भी करती है और कहती है यदि कम पड़ जाए तो आप 14वें वित्त आयोग से ले लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार न जाने क्या करना चाहती है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। आज पेट्रोल 100 रुपया हो चुका है। हमारे एक अनुदेशक 50 से 70, 80 किलोमीटर जाता है और फिर 50 से 70, 80 किलोमीटर आता है। 100 रुपये के पेट्रोल हो चुके हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सरसों तेल 200 रुपया से ऊपर जा चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी से जानना चाहता हूँ कि 60,000 में किसका परिवार चल पाएगा। उसी सवाल का जवाब हम भी उनसे मांग रहे हैं। अश्विनी जी एक बात बताइए, इससे पहले जब जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ पे विक्रम जी कि पहले पास कर दिया गया, बकायदा वाहवाही लूटी गई, आपने कहा कि देखिए न्यायिक विभाग की तरफ से पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कोई त्रुटि हुई है जिसकी समीक्षा करने की बात कही जा रही है। तो जब पास किया गया था तो उस दौरान की त्रुटि नजर नहीं आई थी क्या? आनन फानन में पास कर दिया गया था और तब जब पास किया गया और अब आप बता रहे हैं कि अब त्रुटि है, तो कहाँ पे चूक हुई है? कहीं सरकार की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से तो चूक नहीं हुई है? नहीं, विक्रम सिंह जी ने बहुत सही बताया और विक्रम सिंह को मैं बताना चाहूंगा कि जब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया, सब कुछ किया गया, पास भी कर दिया गया सब कुछ, तो इसमें सरकार की मंशा कहीं आपको खराब नहीं दिखनी चाहिए। सरकार की मंशा तो साफ थी कि काम करना है, ये अनुदेशक भी हमारे लोग हैं, इनके लिए काम करना है। फिर जब मानव संसाधन मंत्रालय से जब वो पास होता है उसके बाद न्याय विभाग उसकी समीक्षा जब करता है तो उसको अगर कुछ त्रुटि लगती है तो उसमें पेच फंसता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार की मंशा गलत है। विक्रम सिंह जी ने बहुत बढ़िया कहा, तो इसे उन्हीं की बातों से लगता है कि सरकार की मंशा साफ थी, सरकार अनुदेशकों को 17,000 रुपए देना चाहती थी। अगर सरकार की मंशा गलत होती, विक्रम जी सुन लीजिए, सरकार की मंशा अगर गलत होती तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार 4 लाख से लोगों को नौकरी न देती। यही अभी बसपा की सरकार थी, 91,000 नौकरी मिली थी। सपा की सरकार थी जिसमें 2 लाख नौकरी मिली थी, उन लोगों ने 20-22 करोड़ जनता में 2 लाख नौकरी बांटा, हम लोगों ने उसको और बढ़ाया। अभी 1 लाख तक, हम जब तक दिसंबर आएगा तब तक 1 लाख नौकरी और दे देंगे। तो सरकार की मंशा एकदम साफ है कि अपने प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करना। ये सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी एमएसएमई और बाकी अन्य जगहों की मैं नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितने रोजगार हमारे यहाँ दिए गए, कितने रोजगार सृजित किए गए। सरकार की मंशा एकदम साफ है कि बेहतर व्यवस्था से एक कर्मयोगी आज जो है पूरे प्रदेश में एक स्थायित्व लाना चाहते हैं और जिसके रास्ते पर वो चल रहे हैं, जिसमें उनकी मंशा एक कदापि गलत नहीं है, ठीक है, आप लोगों के हित के लिए। ठीक है विक्रम जी। मैडम मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी अभिषेक जी कह रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे थे कि सरकार की मंशा बहुत सही है, सरकार देना चाहती है। मैं आदरणीय अश्विनी जी से पूछना चाहता हूँ, अश्विनी जी मैं 52 बार खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ और आपको बताऊं 1 जून 2018 को भदोही की रैली में, 1 जून 2018 को इटावा की रैली में और 3 जून 2018 को भदोही की रैली में और 23 जुलाई 2018 को हाथरस की रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं। आप सरकार की मंशा की बात करते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार स्वयं घोषणा करते हैं, उसके बाद भी लगभग 4 वर्ष हो गए। अब मैं किस प्रकार से जानूं कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम अनुदेशकों के अच्छे दिन की बात करेंगी। मैं आपको अभी कुछ दिन पहले चैनल में सुन रहा था
मंत्री जी कहते हैं कि अनुदेशकों का 17,000 पास नहीं हुआ है। हमारी आदरणीय दुर्गा तिवारी जी बैठी हुई है, कोर्ट में लड़ाई चल रही है। मैं आदरणीय अभी अश्वनी जी से कहना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो इतना झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि अनुदेशकों के 17,000 पास नहीं हुआ है। मैं आदरणीय अश्वनी जी आपके माध्यम से आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो जिस टेबल पे इस समय जब चाहे हम 17,000 पास होने का सबूत लेकर आ रहे हैं, और यदि वो सबूत हमारा झूठा होगा तो जो उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेना चाहे ले सकती है। हम भी 6 से 8 घंटा विद्यालय में देते हैं, हम भी 8 से 2 विद्यालय जाते हैं, 9 से 3 विद्यालय जाते हैं। अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान भी पढ़ाते हैं। पूर्णकालिक टीचर जो 60,000 70,000 रुपए वाले जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के अच्छे दिन न जाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब देना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अश्वनी जी से कहना चाहता हूं कि हम लोग के अच्छे दिन लौटा दीजिए, क्योंकि 100 रुपया पेट्रोल में हमारा अनुदेशक विद्यालय नहीं जा पा रहा है। 200 रुपया पे जो सरसों तेल हो चुका है, हमारा अनुदेशक का भरण पोषण नहीं हो रहा है। 7,000 रुपया में हम अपना परिवार कैसे चलाएं, तो जरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, हम मान लेंगे। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, हम उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा पा रहे हैं। ठीक है आपकी बात आगे विक्रम सिंह जी, आपकी बात आगे, ठीक है आपकी बात आगे विक्रम सिंह जी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, यहाँ पे तो अभी लग रहा है ऐसा कि बीजेपी अभी भी ठीक है सपा पे ही फोड़ रही है कि भर्तियों में कोई ना कोई त्रुटि की गई है जिसकी समीक्षा अभी होनी बाकी है। क्यों त्रुटि छोड़ी आपने फिर, जिसका खामियाजा यहाँ पर अनुदेशकों को भुगतना पड़ रहा है? प्रियंका मैम, ये त्रुटि नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक त्रुटि है। अब इसका सुधार कैसे किया जाए, इसका सुधार जनता के पास है। ये लोग चैनल में बैठकर पूरी 24 करोड़ जनता के साथ झूठ बोल देते साफ साफ। अभी भाई साहब ने बताया कि हमने इतना रोजगार दे दिया। मैं आपको रोजगार का आंकड़ा बता देता हूँ। मेरी जानकारी के शिक्षक मनरेगा में नौकरी कर रहे हैं। मेरी जानकारी के जो शिक्षक हैं वो सब्जी की दुकान लगा रहे हैं। मेरी जानकारी के जो शिक्षक है अंडे की दुकान लगा रहे हैं। और ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने बहुत रोजगार दिया, तो आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कैसे घट गई, बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 2.5 गुना बढ़ गई। उत्तर प्रदेश का जीडीपी घट गया। इनके पास कोई प्रमाण है तो दिखाएं मुझे, मैं आपको प्रमाण दिखा दे रहा हूँ। कैमरे में आप देख लीजिए, योगी राज में घट गई जीडीपी। इसको देख लीजिए, इनसे भाई साहब से बोलिएगा, पढ़ लेंगे तो इनकी जानकारी भी अपडेट हो जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी देख लेगी। झूठ की एक सीमा होती है मैम, किसी की जिंदगी के साथ, किसी के परिवार के साथ, किसी की भावनाओं के साथ, उसमें झूठ नहीं चलता है। ये अभी आप खुद ही मान लिए कि हम चुनाव के समय जुमला छोड़ देते थे, हम कुछ भी बोल देते थे, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर हमारी सरकार ने अनुदेशकों की भर्ती की है, अगर आपको लगता है उसमें त्रुटि है, आप सुधार कर दीजिए। उनका मैं कह रहा हूँ विनियमितीकरण कर दीजिए। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो बिल पास कर सकती है, महाभियोग ला सकती है। अगर इनकी भावना है इन लोगों के साथ तो क्यों नहीं करते? अंतोगत मैं बस एक लाइन कहूंगा कि ये लोग नहीं करना चाहते हैं, खाली ये हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करते हैं। जैसे आपने बताया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी आ गया। मैं एक वाकया और आपको बता दूं, इनकी भर्ती के जैसे आया है वैसे जो लेखपाल की भर्ती थी, लेखपाल की भर्ती में ऑफिशियल हैंडल से एक व्यक्ति का वीडियो जारी किया गया। जब उसकी जानकारी और पड़ताल हुई तो पता चला कि वो लेखपाल है ही नहीं। अब इतनी बड़ी त्रुटि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल से हो जाए तो आप मुझे बताइए, मैं ये कहूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या मूर्ख हैं या मतलब उनको समझ ही नहीं है इस बात की, या उत्तर प्रदेश में जो शासन चला रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल अश्विनी जी, ये परिस्थिति बनती है। बिल्कुल अश्विनी जी, ये परिस्थिति बन रही है कि एक तरफ तो जिस तरह से अभी विक्रम जी ने भी कहा, जिस तरह से विक्रम जी ने भी कहा, मैं ये मान लूं कि ये मुख्यमंत्री अंडर ट्रेनिंग है, मतलब ये लर्निंग अभी कर रहे हैं। ठीक है आपकी बात आ गई धर्मेंद्र जी। ठीक है अश्विनी जी, अब ये थोड़ी सी यहाँ पे लगता है कि थोड़ी सी सफाई देने की जरूरत है। अभी विक्रम जी भी कह रहे थे कि लगातार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐलान करते आए हैं कि अनुदेशकों के अच्छे दिन लाने वाले हैं, उनकी जो वेतनमान है उसमें अब बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ आप कहते हैं कि कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। झूठ बोल कौन रहा है? कौन नहीं समझ पा रहा है परिस्थितियों को? प्रियंका जी मैं कुछ कहना चाहूँगी। आ रही हूँ आपके पास दुर्गा तिवारी जी, बस एक बार सवाल का जवाब ले लो फिर आती हूँ आपके पास। जी
प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी विक्रम सिंह जी ने एकदम सत्य कहा, कहीं उसमें मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सपा की तरह नहीं बात करूंगा, सपा का भी जवाब नहीं देगा, अच्छी बात सुनाई नहीं देगी लोगों के भले की बात। नहीं यादव जी, मैं दे रहा हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए। न्यायालय के पास हम इनकी पीड़ा देखिए, जैसे बोल रहे हैं ऐसे नहीं, रुक जाइए। हाँ, बात पूरी कीजिए। मैं जवाब दे लूँ, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। हाँ, जल्दी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये चीज है, जो वहाँ से जो फैसला आएगा वो हमारे सर आंखों पर होगा, और हम अनुदेशकों का कभी अनौचित्य नहीं चाहते। उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, ठीक है, उस सवाल को घुमा दिया। लेकिन दुर्गा तिवारी जी, प्रियंका जी, एक लाइन मुझे 30 सेकंड का समय दे दीजिए। अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने कहा ना, कि हम झूठ बोल रहे हैं, आंकड़े गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कि हमने पुलिस में दिया है 1,37,000 नौकरियां, बेसिक शिक्षा में 1,21,000 नौकरियां दिया, स्वास्थ्य में 28,600 नौकरी दिए। मेरा सवाल तो ये था अश्विनी जी कि हाँ ठीक है, मेरा सवाल तो ये था अश्विनी जी, मेरा सवाल तो ये था जी, हमने घर में नहीं बांटा है, अब सबको वहाँ पर एक सभा की है, वहाँ पर कोई माननीय मंत्री जाकर उनको। ठीक है दुर्गा तिवारी जी, समय बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से बताइए। ऐसा है कि जब हमने पिटीशन फाइल करी थी तो इन्होंने कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया। इनका सारा प्ली होता है, इसका होता है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट नहीं दिया। इन्होंने पूरे काउंटर एफिडेविट में यही लिखा कि हमें बजट नहीं मिला। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में हाजिर कराया तो उनके सेक्रेटरी आए, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने हिस्से का पूरा बजट इन्हें दे दिया है, अब अपना हिस्सा मिला के इनको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सरकार की मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि हमने अपना हिस्सा दे दिया है, आप अपना हिस्सा मिला के इनको पेमेंट 17,000 कर दीजिए, उसके बाद कोर्ट ने आदेश कर दिया, उस ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया, कहा 17,000 दीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर इनके पास बजट नहीं है तो 14वें वित्त कमीशन में एक प्रोविजन है कि आप राइट टू एजुकेशन एक्ट में जितना भी स्कूलों के लिए जो भी बजट है वो उसमें से आप लेकर दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं किया। और उन्होंने 17,000 का ऑर्डर, और दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एसएलपी पेंडिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो मामले को सिर्फ उलझाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सभी मेहमानों का इस चर्चा में